नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ हरियाणा के खांटी पत्रकार धर्मेंद्र मौजूद हैं और धर्मेंद्र गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स नाम का एक चैनल भी चलाते हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है। और आज आपके साथ हमारी बातचीत का मुद्दा रहेगा हरियाणा की 10 सीटें। नेशनल लेवल पे जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, जब वो चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं तो हरियाणा पर आकर कह रहे हैं कि इस स्टेट के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखिए, इस स्टेट में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। और एक पूरा माहौल पूरे भारत में ही बना हुआ है कि हरियाणा, क्योंकि 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ, फिर महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, और हरियाणा में जिस किस्म से मुख्यमंत्री बदला गया मार्च महीने में, और अभी पिछले 15 दिन ही हुए हैं नया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला, तो उससे लोगों को लगा कि यहाँ पर 10 सीटों पे कुछ ना कुछ होने वाला है। विपक्ष से भी आप बात करेंगे तो विपक्ष कह रहा है कि हम 50% स्ट्राइक रेट तो हमारी रहने ही वाली है। और जो अपने आप को ऐसे पत्रकार कहते हैं कि हम बहुत न्यूट्रल हैं, वो भी 10-5 की बात कर रहे हैं। 10 में से 5 सीटें बीजेपी से जाती हुई दिख रहे हैं। तो मेरे को लगा कि धर्मेंद्र जी से उचित व्यक्ति कोई नहीं होगा जो इस सारे 10 सीटों का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर सके, और इनसे हम बात भी करेंगे। धर्मेंद्र जी, सूबे की सबसे पहली सीट से शुरुआत करते हैं। जैसे ही गाड़ी दिल्ली से चल के हरियाणा की तरफ आती है तो पहला जिला आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा फरीदाबाद की लोकसभा सीट के? मनदीप, देखिए, फरीदाबाद जो सीट है वो उस पे जो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, जो गुर्जर समुदाय है, वो बीजेपी के पक्ष में जाता पिछले 10 साल से दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस टिकट को देने में बहुत टाइम लगाया, बहुत सोचा, और उसके बाद उन्होंने आखिरी में कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर ही दांव खेला, क्योंकि 10 साल हरियाणा में शासन करने के बावजूद बीजेपी 10 कैंडिडेट भी अपनी पार्टी के खड़ी नहीं कर पाई है ढंग से। 6 कैंडिडेट उसके बाहर के हैं और 4 कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं उनमें कृष्णपाल गुर्जर एक है। तो कृष्णपाल गुर्जर को टिकट खुद की इच्छा से पार्टी ने खुश होकर नहीं दी है, मजबूरी में दी है। उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है और एक सांसद के रूप में वो बुरी तरीके से निष्फल व्यक्ति वहां पे माने जाते हैं। लेकिन कई बार विकल्प नहीं होना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। कांग्रेस वहां पे कमजोर दिखाई दे रही है आज के दिन पे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वहां पे कोई उनके बराबर के कद का गुर्जर समुदाय से ही कोई नेता कांग्रेस पार्टी उतारेगी तो कुछ भी हो सकता है। कृष्णपाल गुर्जर जी ये सीट लूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इस पे मतलब हम ये मान के चल रहे हैं फंसी हुई सीट है, 50-50 है, कोई क्लियर इस पे दिख नहीं रहा कि किसका माहौल है। अभी बीजेपी 50-50 नहीं पार्टी कहते, मजबूत। अभी मैं कहूंगा कि 80% जीती हुई सीट है ये। बीजेपी की। लेकिन हाँ, अगर कैंडिडेट अच्छा आता है तो इस सीट को मुकाबले लायक बनाया जा सकता है। जी। दूसरी सीट गुड़गांव, गुड़गांव साइबर सिटी, और गुड़गांव से राव इंद्रजीत की पूरी पॉलिटिक्स भी, अहिरवाल का पूरा एक जो इलाका है वो भी शुरू हो जाता है। तो राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले किसको आप देख रहे हैं कांग्रेस से कैंडिडेट बनते, किसको देख रहे हैं? और दूसरा, इस सीट के समीकरण क्या रहेंगे, क्योंकि इसमें मेवात का इलाका भी आता है और ये कहा जा रहा है कि मेवात के इलाके में खास भारी रोष है। तमाम कयासों के बावजूद जो गुड़गांव सीट है वहां पे आप किसी भी तरह के कैंडिडेट को उतार लीजिए, मुझे नहीं लगता आज की परिस्थितियों में राव इंद्रजीत जी को हरा पाना संभव हो पाएगा। राव इंद्रजीत की बिल्कुल सेफ सीट है वो, और मेव से भी अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट भी आता है तब भी राव इंद्रजीत को हराना करीबन नामुमकिन है। अगर हरियाणा में आज कोई जीती हुई सीट है बीजेपी के लिए तो वो गुड़गांव सीट ही है। उसके दो कारण हैं। एक तो जो मेव समुदाय का वोट है, जो मेवात में जो कुछ आपने पिछले दिनों देखा था, उसके बाद वो मेव वोट पोलराइज जरूर हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस के पास केवल वही वोट है, अहीर वोट। प्लस में इंस्टाग्राम कल्चर वाले जो वोटर हैं जिन्होंने नाम ही केवल मोदी जी का सुना है दिन रात, वो लोग मोदी जी को वोट करने वाले हैं। तो गुड़गांव सीट 10 में से एक जीती हुई सीट है आज के दिन बीजेपी की, वहां पे कोई समीकरण नहीं बनने वाला। आज की परिस्थितियों में हालांकि मतदाता क्या करेगा पता नहीं, पर आज ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत जी मतलब चादर तान के सो सकते अच्छा, और उनके खिलाफ कांग्रेस से कैंडिडेट कौन आ सकता है? किसको आप मजबूत कैंडिडेट मानते हो और चांस किसके ज्यादा बन रहे हैं उनके खिलाफ हैं। चुनाव मुझे लड़ने? ऐसा लगता है कि एक बार राज बब्बर का नाम चला था वहां पे, क्योंकि शहरी मतदाताओं के बीच में
वो पुराने समाजवादी हैं। और अगर आप राज बब्बर को आपने सुना होगा, वो जमीनी पकड़ वाले नेता हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिल्ली से एक ऐसे ही जमीनी पकड़ वाले नेता ने बड़ा बुरी तरह परेशान कर दिया था। तो राज हम्म। बब्बर का नाम काफी चला था, पर अब राज बब्बर का भी नाम नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस किसी मेयो नेता को ही चुनाव मैदान में उतारे। जी। और उसके बाद चलो हम सेंट्रल हरियाणा की तरफ रुख करते हैं, और सेंट्रल हरियाणा में जो पहली सीट आती है रोहतक जिले की, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की और अरविंद शर्मा की फाइट होनी है। इसके ऊपर आपने तो काफी डिटेल्ड एक हिसाब से बातचीत भी की हुई है, सर्वे भी आपको सारा पता है। अब क्या लग रहा है, अगर दीपेंद्र हुड्डा, एक और सीट भी है 2014 में मोदी की वेव में वो जीत गए थे, लेकिन 2019 में वो भी 5-7 हजार वोटों से एक एक हिसाब से उनका किला भी बीजेपी ने फतेह कर लिया था। अब की बार क्या लग रहा है कि वो अपनी दावेदारी दोबारा कायम कर पाएंगे रोहतक के ऊपर? देखिए, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके गढ़ टूट जाते हैं। प्रकाश हम्म। सिंह बादल जी जीवन का अंतिम चुनाव लंबी से हार गए थे। हम्म। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो एक जगह पे जीतते रहते हैं, लेकिन एक बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो वो हार जाते हैं। मुझे हम्म। लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का वो जो क्षण था वो 2019 में जा चुका है। हम्म। 2019 में उनका बहुत सारे ओपिनियन है। कई लोग तो कहते हैं कि इनका थोड़ा सा सिर ऊपर हो रहा था, वो ठीक करना था। हम्म। लेकिन असलियत में उनके हार के जो कारण थे वो कई थे। एक तो पुलवामा उस समय ताजा ताजा हुआ था। हम्म। दूसरा, 2016 के जो दंगों की आंच थी वो रोहतक पे साफ दिखाई देती थी, तो वोट पोलराइज ज्यादा था हम्म। जाट और नॉन जाट में। आज हम्म। वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। कोसली जिस तरीके से लीड देके चला था अरविंद शर्मा को, उस बार उतनी लीड वहां से दिखाई नहीं दे रही है। तो हम्म। ओवरऑल समीकरण हुड्डा फैमिली के लिए पॉजिटिव है रोहतक में। और अरविंद शर्मा के लिए जो पिछली बार चुनाव में लगे हुए थे जो लोग, वो हम्म। कैडर इस बार अलग सा दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाहते कि अरविंद शर्मा चुनाव जीतें। और हम्म। अरविंद शर्मा के लिए वोट पोलराइज करना भी बहुत मुश्किल काम हो रखा है, क्योंकि जो तर्कस से जो एक बार तीर चल जाता है वो बार बार काम नहीं आता है। तो इस बार रोहतक सीट मुझे नहीं लगता कि दीपेंद्र हुड्डा को किसी भी प्रकार का खतरा है। इवन अगर यहाँ पे रोहतक में ये मोदी जी की रैली भी रखवाते हैं, तब भी मुझे लगता है कि उसका फायदा ही दीपेंद्र को होता है। तो दीपेंद्र के लिए ये सीट रोहतक सेफ है मेरी नजर में आज के दिन। कम से कम हम्म। कांग्रेस अगर एक सीट जीती हुई मान सकती है तो रोहतक को माना जा सकता उसके बाद आती है सोनीपत की सीट। दो सूबों से उसकी बाउंड्री लगी हुई है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से। जमुना एक हिसाब से एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है उस सीट के लिए, लेकिन वो सीट इतनी लंबी है कि वो जींद जिले के जो विधानसभाएं हैं वहां तक जाती है। और सेंट्रल हरियाणा की सीट होते हुए भी, जाट इलाके की सीट होते हुए भी, उसे नॉन जाट सीट माना जाता है। और पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े भारी मार्जिन से उस सीट से हारे थे। अब की बार क्या लगता है कि, हालांकि बीजेपी ने टिकट अनाउंस कर दी है, पहले योगेश्वर दत्त का नाम भी चला, कौशिक फैमिली का भी नाम चला, और कौशिक कोशिश भी कर रहे थे कि उनके साले के साले को टिकट दिलवा सकें, वो भी सारा खेल चल रहा था। लेकिन आखिरी में मोहनलाल बड़ोली के हाथ में टिकट आई है, और कांग्रेस ने अभी टिकट अनाउंस नहीं की है। तो इस सीट से कांग्रेस किसको कैंडिडेट लड़ा, एक तो ये सवाल है। दूसरा, थोड़ा हुड्डा की हार के ऊपर भी आप बता दीजिएगा। और ये सीट बीजेपी के लिए क्या अब की बार भी सेफ है या नहीं है? बस इस बीच में बस एक जिक्र मैं कर दूं कि जो यहाँ से करंट के सांसद हैं उनका एक वीडियो काफी पत्रकार सर्कल में वायरल हुआ, और आम लोगों तक भी पहुंचा होगा, सोनीपत लोकसभा के लोगों तक। लेकिन पत्रकार मेरे पास भी किसी ने पर्सनली भेज के कहा कि इसके ऊपर आप कोई स्टोरी करिए, इसको डालिए अपने सोशल मीडिया पे। मैंने कहा कि ये ऐसी वीडियोज हैं, ये सोशल मीडिया पे नहीं डाली जाती, बल्कि अगर इसमें कोई विक्टिम है तो वो विक्टिम एफआईआर वगैरह करवाए, तब आगे बात बनेगी। इसको ऐसे प्रचार करने के लिए चीजें नहीं होती। तो वो प्राइवेट लाइफ समझ के हमने उसको टाला। लगभग हरियाणा के सारे पत्रकारों ने उस वीडियो को नजरअंदाज ही किया, लेकिन उसका नुकसान कौशिक साहब को जरूर हुआ। तो ये एक बार सोनीपत सीट का आप समीकरण बताइए। है। देखिए, सोनीपत सीट पुराने रोहतक की एक संसदीय सीट है। अब अगर हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में थोड़ा सा आप जाओगे तो दो हरियाणा थे पहले। एक हम्म। पुराना रोहतक और एक पुराना हिसार। हम्म। आज का जो पुराना रोहतक है उसमें करीबन 12 सीटें आती हैं और पुराने हिसार में 20 सीटें आती हैं। हम्म। समय के हिसाब से जो पुराना रोहतक है वो हुड्डा फैमिली के पीछे पोलराइज हुआ। लेकिन जो हम्म। पुराना हिसार है वो कोई अपना नेता ही नहीं खड़ा कर पाया, वो टूटता चला गया। चोई हम्म। बंसीलाल, चोई भजनलाल, ये सब पुराने हिसार के नेता थे। इनकी हम्म। फैमिली कमजोर होती गई, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फैमिली मजबूत होती गई।
तो ये जो सोनीपत है, निश्चित तौर पे यहाँ पे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और हम्म। उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जाट वोट बैंक का आता है। और हम्म। जो सोनीपत संसदीय क्षेत्र है, वो भी 2019 वाली जो परिस्थितियां थी, उसमें से रमेश कौशिक सीट निकाल गए थे। रमेश हम्म। कौशिक को इस बार भी उनकी कोई सीडी वीडी जैसा कहा जा रहा है कि वो उनकी है। अगर वो उनकी है भी, तब भी हम्म। अगर उनको उनकी ना भी होती वो सीडी और उनको टिकट देते, तो उनका हारना तो तय था। उनके खिलाफ तो वो बहुत हम्म। किस्मत के धनी व्यक्ति हैं, नेता बहुत खराब है। तो हम्म। जो मोहनलाल बड़ोली है, वो जो 4 आदमी संगठन के जिनको टिकट मिली है, उनमें से मोहनलाल बड़ोली भी है। तो हम्म। मोहनलाल बड़ोली को टिकट देके भाजपा ने अपना संगठन का दायित्व निभाया है। लेकिन हम्म। सारा खेल वहां पे कैंडिडेट का है। होता क्या है कि सोनीपत जो सीटें हैं, जाट बाहुल्य सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता आया है। हम्म। लेकिन जो जीत की 3 सीटें लगती हैं, उनमें हारता है। हम्म। तो इस बार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा नेता वहां से आए जो जींद की 3 सीटों पे भी प्रभाव रखता हो। और सोनीपत वाली सीटों का जो वोट बैंक है, वो तो उनको ऑलरेडी मिलना है कांग्रेस को। हम्म। ऐसा कोई समीकरण लागे, कोई बहुत नया सा एक चेहरा आएगा। और मुझे लगता है कि अभी बीजेपी की एक इंटरनल मीटिंग कल हुई है, जिसमें से 5 सीटें उन्होंने अपनी फंसी हुई मानी है। हम्म। 5 सीटों में सोनीपत भी एक है। तो हम्म। बीजेपी के लिए हालात बहुत खराब है यहाँ पे, इतने अच्छे नहीं कह सकते। लेकिन हम्म। कांग्रेस के लिए भी इतने अच्छे नहीं कह सकते, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पे हार सकते हैं, तो दूसरा कैंडिडेट भी हार सकता है कोई। लेकिन लेकिन आज के टाइम में फेवरेबल, अगर आप कहें कि थोड़ा सा एज लेती हुई कांग्रेस वहां पे दिखती है, लेकिन सारा खेल कैंडिडेट का है। कैंडिडेट कैसा आएगा, बीजेपी चुनाव को किस तरीके से देखेगी और कांग्रेस किस तरीके से लड़ेगी, इसलिए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का बार बार नाम आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह जी को लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो जींद जिले में प्रभाव रखते हैं। तो वो 3 सीटें वहां पे उनका उनका होल्ड है वहां पे। तो वो लिस्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन सोनीपत में फाइट होगी, बहुत जबरदस्त चुनाव होगा सोनीपत में। धर्मेंद्र जी, अब सोनीपत से चलते हैं करनाल सीट पे। करनाल सीट पे मनोहर लाल खट्टर, जो कि साबका मुख्यमंत्री, और अब क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपने खड़ाऊ अपने शिष्य को पकड़ा दिए हैं शासन चलाने के लिए, और अब वो सेंटर में मोदी सरकार का जो झंडा है वो करनाल में उसका परचम लहराएंगे और वहां से चुनकर जाएंगे संसद लोकसभा में। क्या लगता है कि लोकसभा तक वो पहुंच पाएंगे, या फिर पानीपत में उनका जो गाड़ी है वो पंचर हो जाएगी? और कांग्रेस से किस उम्मीदवार का नाम चल रहा है, किसको टिकट मिलेगी? वीरेंद्र राठौर का नाम सुनने को आ रहा है, कई पंडित नेताओं का भी नाम सुनने को आ रहा है। तो इस थोड़ा करनाल की सीट के बारे में भी आप बताएं। देखिए, करनाल सीट मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी थे हरियाणा के, वो अभी पूर्व हो चुके हैं, लेकिन शासन पर उनकी पकड़ है। उनके चेले शासन कर रहे हैं। लेकिन हम्म। वो, हम बचपन में नाटक देखते थे ना, विक्रम बेताल वाला, तो हम्म। बेताल की तरह वो उनके कंधों पे भी चिपके हुए हैं। तो हम्म। गुरु चेले का शासन है ये। और मनोहर कहानियां, हरियाणा में बहुत सारे चुटकुले बन चुके हैं मनोहर जी पे। लेकिन इसके हम्म। बावजूद सच्चाई ये है कि बीजेपी ने जो प्रयोग भारत की राजनीति में किए हैं मतदाताओं का माइंड वॉश करने के, वो हम्म। सारों का जो प्रयोग है, वो करनाल में फिट लागू हुए हैं। क्योंकि जिस तरह का वोट बैंक वहां पे चाहिए उनको, वैसा ही वोट बैंक है वो। अभी मैं करनाल अपने भतीजे के पास 2-3 दिन रुकने का मुझे मौका मिला। तो हम्म। हरियाणा में सब सर्वाधिक जो झंडे थे राम नाम के, मैंने करनाल शहर में लगे हुए देखे। तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मनोहर लाल जी को कोई खतरा है। और पिछली बार जो भाटिया जी थे, वो पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से चुने गए थे। हम्म। उनका कुछ पहला या दूसरा नंबर था। तो मुझे लगता है मनोहर लाल जी करीबन करीबन उतने ही वोटों से इस बार भी जीतने वाले हैं। उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस है, वो ऐसा कैंडिडेट देने की कोशिश कर रही है जो इस मार्जिन को कम कर सके, क्योंकि वोट प्रतिशत भी एक अलग चीज है। तो मुझे लगता है रोड बिरादरी से ही कोई आएगा। राठौड़ साहब आ सकते हैं, या फिर बॉक्सर मनोज कुमार का नाम भी 1-2 बार बीच में चर्चा उनके बारे में हुई है। और कोई भी आए, वो सिर्फ चुनाव लड़ेगा। जीत मनोहर लाल जी की तय है। और उनके 2 चुनाव हो रहे हैं करनाल में। करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, जिसपे नायब सैनी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों ही गुरु चेलों का जीतना लगभग लगभग तय है। औपचारिकताएं हैं बाकी। अच्छा, उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र सीट से आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को टिकट मिली है। और गुप्ता साहब ने कहा, मैं जाटों के गांव का बाणिया हूँ। तो जाटों के गांव के बाणिये ने एक दिन जो पुलिस के साथ उनका टकरा हुआ, तो उन्हें अपनी कमीज उतार के दिखाया भी, दो इतनी चोट लगी है फिर भी मैं बिल्कुल ऐसे एकदम तगड़ा हूँ। लेकिन बीजेपी फिर एक उनसे तगड़ा बाणिया ले आई, जिनकी माता जी देश की सबसे धनी महिला हैं,
सावित्री जिंदल और सावित्री जिंदल के पुत्र नवीन जिंदल कांग्रेस से बीजेपी में आए और सिर्फ 12 घंटे में ही उनकी टिकट को भी अनाउंस कर दिया गया कि आप कुरुक्षेत्र से सांसदीय हमारी तरफ से लड़ेंगे। और ये दो हैवीवेट कैंडिडेट हैं, लेकिन इनके बीच में एक कैंडिडेट और है। इन दो बाणियों की लड़ाई में एक जाट नेता की छवि, जो हैवी कैंडिडेट बोलते हैं अपने आप को, अभय चौटाला, वो हैं। और इनेलो के अभय चौटाला के ऊपर ही सबसे ज्यादा नजर है। लोगों को लगता है कि अभय चौटाला की सीट शायद कुरुक्षेत्र से ही अभय चौटाला कुछ कमाल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, दो बाणियों के बीच में एक जाट, किसके होंगे ठाठ कुरुक्षेत्र से, बताओ। और चुटकुला भी है, एक बनिया की दुकान में है ना, सांप बढ़ गया, तो वो उसने चिल्लाया सांप 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 सांप। एक जाट राम जा रहा था वहां से लठ लेके, बोले कहाँ है सांप? वो दुकान में घुसा और बनिया ने अपने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़े थे वो लोग, बोले दरवाजा क्यों बंद कर दिया लाला जी? अरे बोला दोनों दुश्मन है, कोई एक तो मरेगा। तो ये कुरुक्षेत्र में हो रहा है इस बार। इन दो बनियों के बीच में एक जाट आ गया है और उस जाट का मरना तय है, सांप नहीं मरना। और ये जो धन कुबेर लोग हैं, ये पहले ही बहुत सर्वे वर्वे करा लेते हैं। तो नवीन जिंदल जी ने सर्वे कराए थे, कांग्रेस की टिकट पे वो 4% करीबन मार्जिन से हार रहे थे चुनाव। तो बड़ा सोच समझ के वो बीजेपी में आए हैं और आते ही जो बीजेपी का वॉशिंग पाउडर है उसमें धुल के 12 घंटों में उनको टिकट मिल गई। वैसे 12 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, टिकट तो 2 घंटों में मिल जाती है। चौधरी रणजीत सिंह हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 2 घंटों में टिकट मिल गई। तो 12 घंटे तो ज्यादा है नवीन जी ने ना, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया चोई साहब ने। तो जिंदल परिवार की बेशक वहां पे हिसार के बनिए नवीन जिंदल जी हों या फिर अपने श्यामलो कला के बनिए सुशील गुप्ता जी हों या फिर चौटाला गांव के जाटराम हो, सच्चाई ये है कि कुरुक्षेत्र का चुनाव आज के दिन नवीन जिंदल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी चुनाव में अगर त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर आमने सामने की लड़ाई रहेगी तब भी बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि नायब सैनी की वहां से सांसद थे, तो वहां उस बेल्ट में बीजेपी का माहौल दिखता है, करीब कोई ऐसा खराब माहौल नहीं है। दूसरा, नवीन जिंदल के पक्ष में ये बात जाती है कि वहां के जो स्थानीय जाट मतदाता है उनमें नवीन जिंदल की पेठ बहुत अच्छी है, उसकी गुडविल वहां पे काम आ रही है। और वो मुझे लगता है संसद में जाने से उनका जो रास्ता है वो रोजाना कम हो रहा है। बाकी कोई कमाल की उम्मीद मैं कुरुक्षेत्र में नहीं देख पा रहा। उससे अगर कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर से आगे चले इस जरनैली सड़क पर, और इस जरनैली सड़क पर अगला पड़ाव अंबाला, और अंबाला रिजर्व सीट भी है। लेकिन अंबाला किसान आंदोलन की में समय जो सबसे गर्म रही 2020-21 में, अंबाला के किसानों ने ही बैरिकेड तोड़े। और इस समय जो शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी अंबाला के किसानों की शमूलियत, ये बड़ा मामला है। और अंबाला पंचकूला और यमुनानगर के जो इलाके हैं, जो विधानसभा है, उनको भी कवर करता है। और एक ऐसा अनूठी सीट भी है हरियाणा की जिसमें एक नहीं, सिर्फ एक धर्म नहीं, 3 धर्मों के लोग डोमिनेट करते हैं। मुस्लिम वहां पर यमुनानगर में हमें पता है, सिख और हिंदू, तीनों धर्मों के वोट लगभग लगभग हैं उस सीट पर। ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। और कांग्रेस से कुमारी सैलजा का नाम चल रहा है, कोई कंफर्म नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। एक नए नाम का भी जिक्र है, प्रदीप नरवाल का। और फिर बीजेपी तो है ही, बीजेपी ने जो साबका कह लीजिए भूतपूर्व जो एमपी साहब हैं जो पूरे हो गए हैं, उनकी वाइफ को ही टिकट दिया है। तो क्या लग रहा है आपको कि अंबाला सीट का क्या बनेगा? अंबाला सीट बीजेपी खुद भी फंसी हुई सीट मानती है। अंबाला सीट ये लोग क्लियर जीत ही गए, क्योंकि सिचुएशन वहां पे बदल चुकी है। अनिल विज अब सरकार से बाहर हैं, उनका एक बड़ा वोट बैंक सरकार इस बार मनोहर खट्टर जी को सबक सिखाना चाहता है। इसके अलावा निर्मल सिंह जी, उनकी बेटी चित्रा, दोनों कांग्रेस में आ चुके हैं। शैलजा का अपना एक वोट बैंक है। अगर वहां पे कोई ढंग का कैंडिडेट मिलता है तो मुकाबला बनेगा। और जो रतन लाल कटारिया जी थे, वो एक बहुत ही निष्क्रिय सांसद के रूप में अम्बाला में उनकी पहचान है। तो उनकी जो पत्नी है, बेशक उनको टिकट दी गई हो, लेकिन सिंपैथिकल वोट उनको वहां जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस का कैंडिडेट चाहे कोई भी आए, वहां पे बहुत अच्छी फाइट इस बार होने वाली है, क्योंकि बीजेपी खुद ये मान चुकी है कि अम्बाला सीट उनकी फंसी हुई सीटों में से।
अम्बाड़ा में मेरे को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए पॉजिटिव माहौल है अम्बाड़ा सीट पे। फिर अम्बाला से हम हिसार वाला हाईवे पकड़ लेते हैं, और हिसार हरियाणा का दिल, सेंट्रल हरियाणा, आपका भी होम डिस्ट्रिक्ट, और आपकी लोकसभा सीट पड़ती है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट दे के आओ, आप किसी भी वोट को वोट दे के आओ, लेकिन समीकरण क्या बन रहा है वहां से कि विचार का जरूर हूँ, पर मैं अब रोहतक का वोटर हूँ। अच्छा, आप रोहतक शिफ्ट हो गए हो, कोई नहीं, फिर भी हिसार आपका गांव पड़ता है, कवारी लोकसभा, कंवारी गांव की लोकसभा हिसार पड़ती है। तो क्या लग रहा है हिसार में अब की बार रणजीत चौटाला वर्सेस हु? देखो, रणजीत चौटाला जी को चुनाव लड़ना तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसपे चौधरी रणजीत सिंह जी की जो एंट्री है वो इसलिए हुई क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जो टिकट के सबसे प्रबल दावेदार थे, उनके टिकट हर हाल में मनोहर लाल खट्टर कटवाना चाहते थे। वो उनसे परंपरागत दुश्मनी निभा रहे हैं मंत्रिमंडल के समय में, क्योंकि जब वो मंत्रिमंडल में थे तो मनोहर लाल खट्टर को पहले टर्म में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से खूब परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको। उनकी मनमानी उन्होंने नहीं चलने दी, तो उसका बदला मनोहर लाल खट्टर जी ले रहे हैं। और जो रिवेंज पॉलिटिक्स है उसमें मनोहर लाल जी का कोई सानी नहीं है। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स के वो अब मास्टर हो चुके हैं। तो उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की टिकट को कटवाने के लिए बहुत सारी मैनिपुलेशन उन्होंने की और फिर रणजीत चौटाला को वो ले गए। रणजीत चौटाला जी पहले भी हिसार का चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे वो, और जीवन का 9वां चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको चुनाव लड़ना आता है बखूबी। बस अगर भारतीय जनता पार्टी का कैडर उनको साथ दे जाए तो वो ये सीट निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए है कि क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु अब उनके साथ नहीं है, कुलदीप बिश्नोई उनके साथ नहीं है, रणवीर गंगवा उनके साथ नहीं है, और उचाना में वीरेंद्र सिंह उनके साथ नहीं है। तो कोई ऐसा एक सेगमेंट ले दे कि उनके पास हिसार जो विधानसभा है वो है कि सावित्री जिंदल अब वहां आ गई है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि सावित्री जिंदल भी राजनीति से जब आउट हुई थी तो हार के ही हुई थी, कमल गुप्ता ने उनको हरा दिया था। तो हिसार की सीट किसान बीजेपी की फंसी हुई सीटों में से और किसान आंदोलन भी सबसे ज्यादा उग्र जींद और हिसार में था। बहुत प्रभाव है ये। हालांकि जो किसान आंदोलन की तोहमत है उससे चौधरी साहब बचे हुए हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी तोहमत नहीं आती, ना उन्होंने अपने भतीजों और पोतों ले, की तरफ कोई बयान। लेकिन जो सिंबल, जो जिस फूल को लेकर वो जनता में जाएंगे कि देखिए साहब मेरे हाथ में ये फूल है और इसका बटन दबाना है, उस फूल से तो किसान खासे नाराज है ना। बिल्कुल है। सिंबल का बड़ा खेल होता है धर्मेंद्र इसीलिए जी। तो उसके हिसार की सीट बहुत फंसी हुई सीट है। हिसार की सीट बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बहुत ढंग का कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने उतारा तो कमाल वहां पे जरूर देखने को मिलेगा। कांग्रेस का एज उस सीट पे आज के दिन दिखाई देता है, लेकिन सारी सिचुएशन सब कुछ डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। जी, कौन हो सकता है आपके हिसाब से कांग्रेस का कैंडिडेट? मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे चंद्रमोहन बिश्नोई को उतारा जाएगा और 24 साल के चुनाव को बहुत मुश्किल बना दिया जाएगा। जी, उसके बाद फिर चलते हैं सिरसा बागड़ी बेल्ट, और सिरसा ऐसा एक हिसाब से जिला जिसमें एक गांव में जाएंगे तो पंजाबी भाषा और हरियाणा और बागड़ी भाषा दोनों आपको सुनने को मिलेंगी। और कल्चरली टिब्बों की धरती थी, लेकिन अब टिब्बों की धरती में भी धान उगाए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब की बार विपक्ष वहां पे धान उगा पाएगा? सिरसा में अगर कुमारी सैलजा आती हैं तो बीजेपी ये सीट भी हार जाएगी। इसके अलावा सिरसा में कोई भी कैंडिडेट हो, अशोक तंवर का चुनाव जीतना लगभग तय है। सिर्फ और सिर्फ कुमारी सैलजा अगर आती हैं तो वो अशोक तंवर को हराने में सक्षम है। अब डिपेंड करता है सैलजा पे, क्योंकि कांग्रेस डरपोक नेताओं की फौज लेकर चलती है। ये सारे लोग डरे हुए लोग हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता इनमें से। सैलजा नहीं लड़ना चाहती, हुड्डा नहीं लड़ना चाहते, रणदीप नहीं लड़ना चाहते, किरण चौधरी नहीं लड़ना चाहते, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कोई अपनी औलादों को आगे कर रहा है, कोई मैदान से ही भाग रहा है। अगर सैलजा जी थोड़ी सी हिम्मत दिखा जाए तो सिरसा का चुनावी रण बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी ने आज से 2 साल पहले ये आकलन कर लिया था कि रोहतक और सिरसा सीट हम नहीं जीत रहे हैं, तभी सुनीता दुग्गल जी का टिकट काट के अशोक तंवर को वो लेके आए। लेकिन अशोक तंवर जी के लिए आसान नहीं है रास्ते। अगर टिकट सैलजा लेती हैं, वहां से हिम्मत कर जाती हैं, तो निश्चित तौर पे वो संसद पहुंच सकती है। अशोक तंवर राहुल गांधी के ब्लू आई बॉय उन्होंने तैयार किया स्पेशल, पहले एनएसयूआई, फिर यूथ कांग्रेस, और फिर अटैची लेके हेलीकॉप्टर से सिरसा भेजा।
सिरसा की धरती पर उतरे और उनको सिरसा वालों ने दोबारा दिल्ली भेजा, दिल्ली से फिर आए और जब अगली बार जब दिल्ली से आए तो प्रधानी की पर्ची जेब में लेकर आए और उस पर्ची को आके खोला और उस पर्ची को फाड़ने के लिए उड्डा के कार्यकर्ता तुरंत लपके और वो पर्ची फट गई और उस पर फटी पर्ची को लेकर अशोक तंवर बड़े नाराज हुए और फिर इधर उधर वो छलांग लगाने लगे। 70-80 घाटों का पानी पी के फिर वो बीजेपी के उस फूल को लेकर जो कीचड़ से उनको उन्होंने निकाला, उस कमल के फूल को लेकर वो किसानी आंदोलन की उपजाऊ धरती सिरसा की धरती पर पहुंच गए हैं। मुझे ये सीट उनके लिए टफ लगती है। एक तो वो जो सिरसा बेल्ट है, सिरसा में अभी भी 7 किसान मोर्चे एक्टिव हैं, अलग अलग, कोई नहर नहर का मसले को लेके बैठा है। बहुत टफ और उनको पसीने आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस अगर का कैंडिडेट शैलजा वगैरह को उतारते हैं तो निकाल सकते हैं सीट आराम से। अब चलते हैं भिवानी। भिवानी में कहा जाता है कि चौधरी बंसीलाल के घर की सीट काफी टफ सीट है, पर पिछली बार हमें पता है कि धर्मवीर सिंह ने श्रुति को हराया। 2014 में भी वो सीट बीजेपी के खाते में गई। अब की बार क्या लग रहा है? रावदान सिंह का नाम चला जा रहा है। अगर रावदान सिंह उस सीट पर आते हैं तो क्या बीजेपी के लिए चुनाव टफ हो जाएगा? महेंद्रगढ़ का रीजन भी उस सीट पर जुड़ता है और महेंद्रगढ़ हमें पता है राव साहब बेल्ट है, यादवों की बेल्ट है। और भिवानी में भी ठीक ठाक नॉन जाट सिटी में हैं और राजपूत वोटर्स भी उस सीट पे पड़ते हैं। क्या लगता है कि धर्मवीर के लिए ये चुनाव कितना टफ है, अगर रावदान सिंह यहाँ से कैंडिडेट हो या कोई और अच्छा कैंडिडेट हो? कल ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि जननायक जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है बल्कि रिजर्व टीम है। तो आप देखिए वहां से उन्होंने यादव कैंडिडेट को पहले से ही मैदान में उतार दिया, जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस की टिकट अनाउंस भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से सिंह जो हैं वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेस में कोई प्रभावशाली चुनाव लड़ेगा वहां पे और धर्मवीर सिंह जी को टक्कर दे सकता है, वो रावदान सिंह जी हैं। इसके अलावा धर्मवीर की ये सीट बिल्कुल सेफ लग रही है, मुझे नहीं लगता उनकी जीत को कोई रोक पाएगा रावदान सिंह के अलावा। चौधरी बंसीलाल की जो विरासत है उस विरासत का बस नाम रह गया है, वो एक तो शाम हल्के तक सिमट के रह गई है। श्रुति पहले भी 2 चुनाव हार चुकी है, अगर ये चुनाव लड़ती है तो तीसरा चुनाव भी करीबन हारना उनका तय है। जी, मोटा मोटा सारे हरियाणा का चक्कर धर्मेंद्र कुंवारी के साथ ऊंट पे बैठ के हमने लगा लिया है। अब समेटते हैं इस सारे रायते को 10 सीटों के ऊपर जो हमने डिस्कशन किया। तो धर्मेंद्र जी आप सीधा बताइए, 10 में से किसको कितनी सीट दे रहे हैं? आप अपनी उंगलियों पे बांध लीजिए। आज के दिन मैं कहूंगा 5-5। 5-5 तो चलो, 5 भाई है, मैं भी 5 ही दे रहा हूं। तो आप 5 भाई साबुन खरीद के और जो जो इलेक्शन का हम सर्वे, जो 5 दोनों 5-5 करके 5 भाई साबुन से ये सारे मैल को, चुनाव सर्वे वाले मैल को धो देते हैं। बाकी आप पंचायत के बारे में कह रहे थे। किस दुष्यंत के बारे में? हाँ, उनके बारे में कुछ ना समझे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने राज के मजे लिए हैं, अभी लोगों के मजे लेने का समय है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव दुष्यंत के लिए बड़ा कठिन सा चुनाव है। उनको बहुत गरियाएंगे लोग, उनको बहुत तोहमतें देंगे और वो चौधरी देवीलाल के सच्चे वारिस हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है लोगों का ये जो गुस्सा है ये निकलने दो, इसके बाद वो विधानसभा चुनाव तक एक्टिव हो जाएंगे। लोकसभा में उनके लिए कोई संभावना नहीं है। अगर 10 लोकसभा सीटों में से उनका कोई कैंडिडेट जमानत भी अगर बचा जाएगा तो मैं उनको ये बड़ी उपलब्धि मानूंगा। और इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवलाल की तो 2 ब्रांच है इस समय, पूसा और कुरुक्षेत्र पे जो भी वोट बैंक है वो है, बाकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, इस चुनाव में कुछ अलग आप कुछ होता देख रहे हो सामाजिक तौर पे या किसी और तौर पे? आपको लगता है कि चुनाव ये घटना बार मैं देखता हूँ कि जो पहले क्या होता था, अंडर करंट एक शब्द हम सुनते थे, लेकिन इस बार ये अंडर करंट बहुत जबरदस्त है। लोगों को लगता है बीजेपी राज से जाने वाली नहीं है, लेकिन वो लास्ट झोड़ के देखेंगे हरियाणा में कम से कम उसको। हरियाणा का आदमी थोड़ा अलग मिजाज का आदमी है, वो धाराओं में नहीं बहेगा। इस बार वो इस बीजेपी को झोड़ के देखने वाले हैं पूरे चुनाव में, और बहुत मजेदार चुनाव हरियाणा के, बहुत सीखने वाले चुनाव रहने वाले।
जी, शुक्रिया धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कवारी का चैनल है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, और वो आप देख सकते हैं। और उसपे जो आपको हरियाणा की जो डीप पॉलिटिक्स, वो एकदम ऐसे आदमी को पकड़ते हैं अपने दर्शक को, और एकदम जो हरियाणा की राजनीति का समुद्र उसमें गोता मरवा देते हैं। ले भाई तू देख, मछलियां भी देख, मगरमच्छ भी देख, और इसमें सारा समाज भी देख। तो धर्मेंद्र जी का आप चैनल जरूर देखा करिए, हरियाणा के उस समुंदर को, राजनीतिक सामाजिक समुंदर को अच्छे से देखने के लिए। और अभी के लिए शुक्रिया धर्मेंद्र जी, दोबारा मिलते हैं, और ग्राउंड पे हम निकलेंगे तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और आप तक हम कोशिश करेंगे कि आपके चैनल तक भी हम कुछ कुछ ग्राउंड रिपोर्टें भेजते रहें। और ये हमारा एक मित्रता वाला भी मामला है, जो हरियाणा के इंडिपेंडेंट जो बहुत जर्नलिस्ट है। अच्छे पत्रकार हैं उनमें से एक हमारे मनदीप भाई भी हैं, तो हम अपना फ्यूचर आप में देखते हैं। वो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम आप करते रहेंगे। जी, शुक्रिया शुक्रिया धर्मेंद्र भाई।